नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश तिवारी आसित आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एमपीपीएससी 2020 में कुछ महत्वपूर्ण एक्ट थे, उनको हटा करके प्रीलिम्स के सिलेबस से हटा करके कुछ महत्वपूर्ण पद और आयोगों को समायोजित किया गया है। और ये विभिन्न आयोग जो पॉलिटी के सेक्शन में आते हैं, राज्य व्यवस्था के सेक्शन में, वो विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में लगातार इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। इसके संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां इस प्रकार है कि भारत के नियंत्रक, ये कहने में सामान्य परंतु इससे महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीएजी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में संविधान पांचवें भाग में दिया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। जैसे हम ये कह देते हैं कि इसका वर्णन आर्टिकल 148 से 151 में किया गया है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका संविधान में जिक्र है, इसका मतलब कि संवैधानिक संस्थान है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जब इसके मुख्य कार्य पर दृष्टि डालते तो हम ये देखते हैं कि लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का कार्य करना, यानी कि ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का यह मुखिया होता है। और लोक वित्त का संरक्षक भी होता है, यानी कि जो पब्लिक फंड होता है, इसका कार्य होता है कि उसकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि इसका सृजन कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या था। तो इसका सृजन 1858 में, यानी कि 1858 में जब ताज का शासन लागू हुआ, जब विक्टोरिया जी के घोषणा पत्र जो इलाहाबाद में पढ़ा गया, तो उसके उपरांत ये लागू किया गया, जिसमें महालेखाकार कार्यालय के रूप में इसका सृजन किया गया, जिसे 1884 में परिवर्तित करके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कर दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में जब आजाद भारत में सेवा शर्तें लागू की गई, तो ये महत्वपूर्ण सन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 1971 ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तें अधिनियम किस सन में पारित किया गया, जिसके तहत उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, कई उसमें अधिनियम थे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिसके तहत संघ और राज्य दोनों के लेखांकन व लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी इसको दी गई। यानी कि संघ तथा राज्य दोनों के लेखांकन, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इसको सौंपी दी गई। और 1976 में, क्योंकि इनके पास कई कार्य थे, तो हो सकता है कि इनके पास वर्कलोड ज्यादा हो रहा हो, तो लेखांकन के कार्य से इनको मुक्त कर दिया गया। ये एमपीपीएससी में तो शायद ना, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में 1976 में जो संशोधन किया गया, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि इस समय वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, तो आगे चलते तो हम लोग संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, क्योंकि इससे लास्ट ईयर 149 का जिक्र आया था उसमें एमपीपीएससी 2019 के एग्जाम में। तो इससे जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया, तो हमें पूरे आर्टिकल को एज इट इज याद करना है, क्योंकि आर्टिकल से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 148 में, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, ये हम सब लोग जानते हैं कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या सीएजी हो, इलेक्शन कमीशन हो, इनकी शपथ तीसरी अनुसूची में वर्णित की गई है। 3rd शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि इसका पूछा जा सकता है कि इसकी शपथ किसके अनुसूची के अंदर रखी गई है, तो आप लिख देंगे कि अनुसूची 3 में। नियुक्ति एवं कार्यकाल के संबंध, इसका अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स क्या होते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद देगा। परंतु यहां पे इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, क्योंकि हमने देखा कि यह स्वतंत्र निकाय है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए होता है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता, यानी कि ये स्वतंत्र निकाय है। ये कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान है, ये इनको स्वतंत्रता देते हैं निष्पक्षता के रूप में, निष्पक्षता से चीजों की जांच करने के लिए। एक तो जैसे इनकी पदावधि, इनका कार्यकाल सुरक्षित है, ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं है, यानी कि ये उनके
केंद्र सरकार या राष्ट्रपति कार्यपालिका के कहने पे कार्य नहीं करेंगे। और इनको हटाने के संबंध में कि यानी कि ये प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते तो इनको उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, जिसका जिक्र आर्टिकल 124 4 पार्ट में 4 और 5 में दिया गया है। तो इसको इसी प्रक्रिया के द्वारा केवल हटाया जा सकता है। अब चलते हैं यहां से आगे, तो हम लोग देखेंगे कि संसद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है। यह भी उन्हीं बिंदुओं में शामिल है कि इसको स्वतंत्रता से कार्य करने की ये कार्यपालिका इस पर दबाव न बना पाए, इसलिए ये प्रावधान किए गए हैं। 148(4) ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग याद रखिएगा। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद यह किसी राज्य व केंद्र के पद को धारण नहीं कर सकता। इस प्रावधान से हम लोग ये अर्थ निकालते हैं कि यानी कि कोई भी सीएजी सरकार के कहने पे काम इस बात के लिए नहीं करेगा कि सरकार या केंद्र इसको ये लालच न दे कि आपको मैं इसके आपके रिटायर कार्यकाल होने के बाद हम आपको नया पद धारण करा देंगे, ऐसा कुछ। और 148(6) यह भी आपको याद रखना है कि इनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। और भारत की संचित निधि का जिक्र हमने कहां पे किया है? आर्टिकल 266, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत की संचित निधि, इसमें क्या होता है, इसको संसद में पेश किया जाता है परंतु इसमें मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल और भी याद रखिएगा 267, जिसमें आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड का जिक्र किया गया है। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल में, जिसका आर्टिकल का नाम है 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दायित्व के शक्तियां का वर्णन किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ सीएजी। तो इसमें इसके मुख्य कार्य यह है कि केंद्र और राज्य की संचित निधि का व्यय का परीक्षण करता है, केंद्र और राज्य की आकस्मिक निधि का परीक्षण करता है, केंद्र राज्य में सभी आय व्यय का परीक्षण करती है, लोक लेखा समिति इसकी जांच कर सकती है। और सीएजी को यह पावर है कि वह संसद की लोक लेखा समिति की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें संसद की लोक लेखा समिति में वो कहीं भी भाग ले सकता है। ये देखिए, ये इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उसकी शक्तियां नहीं है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आर्टिकल 150 की बात करें, संघ और राज्य, यानी कि संघ और राज्यों को खाते में विवरण के प्रारूप संबंधी राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी कि ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि ये कैसा फॉर्मेट रखना है खातों का राज्यों को, उससे संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति इसकी सलाह के आधार पर इनको संघ और राज्यों को दिशा निर्देश देता है। लेकिन वो 151 पे वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और 151 पार्ट में राष्ट्रपति रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है और 151 पॉइंट पे यह रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल उसे अपनी विधानमंडल में प्रस्तुत करता है तथा संसद को ही यह शक्ति प्राप्त है, इस विधानमंडल को शक्ति प्राप्त है कि इस रिपोर्ट में टीका टिप्पणी कर सकता है। क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि इस पद का सृजन ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ब्रिटेन में और भारत के सीएजी में अंतर क्या है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको समझना चाहिए। वैसे प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि वहां पे जो सीएजी होता है वो लोअर हाउस का सदस्य होता है, लेकिन भारत में सीएजी किसी हाउस का सदस्य नहीं होता है। और भारत का जो सीएजी होता है उसको संचित निधि से निष्कासन के समय उसका नियंत्रण निधि में नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन के सीएजी की बिना अनुमति से संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। अब इसके संबंध में कुछ आलोचनाएं भी हैं कि इनमें क्या आलोचनाएं, इनमें क्रिटिसाइज कैसे किया जा सकता है इनको। तो नियुक्ति के नियुक्ति का पर प्रश्न चिन्ह का तात्पर्य इस बात से है कि कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है और इसमें कोई योग्यता भी निर्धारित नहीं है, तो इस आधार पर वो अपने फेवर का आईएएस ब्यूरोक्रेट सिलेक्ट कर सकता है। तो और दूसरी ये कि ये वही जो मैंने आपसे बोला कि वहां का सीएजी जो ब्रिटेन का है वो संचित निधि के निष्कासन का नियंत्रण करता है, जबकि ये चोरी के बाद जांच का काम, यानी कि जब व्यय हो जाएगा तब इसकी जांच का कार्य करेगा।
तो इनकी आलोचनाओं का हम लोग समाधान कैसे कर सकते हैं? एक तो ये भी बात लिख सकते हैं कि नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह को हम लोग कोलेजियम सिस्टम से हटाया जा सकता है। हालांकि वो भी विवाद में है, जब से 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक कुछ अधिकरण जिसके थ्रू कोलेजियम सिस्टम लगाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि संविधान की मूलभूत ढांचा को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि संविधानिक उद्देश्य की प्राप्ति के प्रमाण क्या है, यानी कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि क्या सोच करके इसे बनाया गया था और आज वो सक्सेस हो पा रहा है कि नहीं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण ये कि 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तो उसी समय और दिल्ली में शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी तो उसी समय 2011 में इसने कॉमनवेल्थ घोटाला उजागर किया और उस समय विनोद राय, मेरे हिसाब से विनोद राय महालेखा परीक्षक थे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के लिए यह थी कि यूनाइटेड नेशन ने अपने खातों का परीक्षण कराने के लिए भारत के सीएजी को आमंत्रित किया और उसे भारत ने बड़ी ही गुणवत्तापूर्वक ढंग से उसका कार्य को संपन्न किया, जो भारत की निष्पक्षता, सीएजी की निष्पक्षता और काबिलियत को दर्शाता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य जो प्री के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनमें है कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं। तो तुरंत आपको पता है कि ये पहले लद्दाख के गिरीश चंद्र मुर्मू जी महालेखा लद्दाख के पहले राज्यपाल थे। आजाद भारत में प्रथम नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक वीएन राव जी थे, इसको भी आप याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ घोटाला 2011 को उजागर करने वाले, जिनकी मैंने अभी बात करी कि उन्होंने यूपीए सरकार में जो है इस घोटाले को उजागर किया, और विनोद राय, जिस घोटाले में आपने देखा होगा कि एक इसी जिसकी कीमत केवल 20 से 25-30 हजार होती है उसको कई लाख में दिखाया गया, जो एक बड़ा घोटाला भारत में सामने आया। इसमें अभी तक किसी भी महिला, इस पद में किसी महिला की नियुक्ति नहीं हो सकी है, यानी कि अब तक इसमें कोई भी महिला नियुक्त नहीं हो पाई है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा पद है जिसमें अभी तक महिलाओं की नियुक्ति नहीं हुई है, तो ये उन महत्वपूर्ण पदों में से एक है। और अंत में भीमराव अंबेडकर जी का यह कहना बिल्कुल सही था कि भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है जो भारत के लोक वित्त का संरक्षण करता है। तो ये हम लोग मेंस की अगर जो लोग तैयारी कर रहे होंगे तो इसको एज ए कोटेशन रख सकते हैं। और दोस्तों, यहीं से सीएजी हम लोगों का समाप्त